दोस्तों आज की डेट है 8 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका यूपीएससी पीएससी एग्ज़ाम मंथन में। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स मंथन। आज का हमारा पहला टॉपिक रिलेटेड है अपॉइंटमेंट ऑफ द यूपीएससी चेयरमैन का। तो क्या है इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि श्री प्रदीप कुमार जोशी ने अभी यूपीएससी के चेयरमैन की ओथ ले ली है और उन्होंने प्रीवियस चेयरमैन जो है अरविंद सक्सेना उनको रिप्लेस कर दिया है। तो हम इस कंप्लीट न्यूज़ आर्टिकल में ये समझेंगे कि अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, किन किन आर्टिकल के थ्रू किया जाता है, रिमूवल कैसे होता है, इन सारे बेसिक प्रश्नों के ऊपर हम इस आर्टिकल को ड्राइव करेंगे। और अगर पीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको प्रीवियस चेयरमैन और अभी के जो नए चेयरमैन हैं जो कि जोशी जी हैं, ये आपको याद होने चाहिए। बट अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको इसका प्रोसेस अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से आर्टिकल में चीज़ें मेंशन है, कौन अपॉइंटमेंट करता है, ये सब चीज़ें आपको मेंशन होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन। अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन किस आर्टिकल के थ्रू होता है? आर्टिकल 316 के थ्रू होता है और ये अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर इसका जो चेयरमैन है उनकी अगर टर्म देखे जाए तो वो 6 ईयर के लिए होता है उनका टर्म, या 65 ईयर के लिए। जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बेसिस में ही ये चीज़ डिसाइड होती है कि अगर 65 ईयर्स अगर हो गया पहले तो रिटायरमेंट हो जाएगी, या 6 ईयर हो गया उनको सर्व करते हुए तो रिटायरमेंट हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने वाला है। फिर है आर्टिकल 319 के थ्रू जो चेयरमैन है वो ऑफिस होल्ड कर रहे होते हैं और ये इसके बाद इनएलिजिबल हो जाते हैं किसी और ऑफिस को, ये सेम ऑफिस को होल्ड करने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। अगर और इसमें डिटेल में देखें तो रिमूवल कैसे होता है? रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और ये मेंशन किया गया है, जो वोल प्रोसेस है उसको आर्टिकल 317 में इसको मेंशन किया गया है। अगर हम जोशी जी के बारे में देखें तो जोशी जी ने एज ए मेंबर यहाँ पे इस कमीशन को ज्वाइन किया था 2015 में, और इसके पहले वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड रह चुके थे, वहाँ पे चेयरमैन रह चुके थे। और इसके पहले और वो डायरेक्टर रह चुके थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई कि अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, रिमूवल कैसे होता है, उनका जो टर्म होता है वो कितने सालों का होता है, एज का क्या लिमिटेशन है, ये सारी हो गई। यहाँ पे आप देखते हैं यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी का देखें तो ये एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है और रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफ द सेंट्रल सर्विसेज। ये दोनों का ये अपॉइंटमेंट के लिए ये एक सेंट्रल एजेंसी है और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1926 में और हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। तो ये इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आर्टिकल चर्चा में रहा है। चलिए अगले आर्टिकल में चलते हैं। अगला आर्टिकल रिलेटेड है अमोनियम नाइट्रेट से, जिसका केमिकल फार्मूला है NH4NO3। क्या है इस न्यूज़ का आर्टिकल, क्या है कंटेक्स्ट इसका? इसका कंटेक्स्ट ये है कि अभी लेबनान की राजधानी बैरूत में एक बड़ा विस्फोट हुआ था जो कि NH4NO3 अर्थात अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ था। तो आइए जानते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट क्या है तथा इंडिया में उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। इन सब पर्सपेक्टिव में हम डिस्कस करते हैं। तो आखिर अमोनियम नाइट्रेट क्या है? अमोनियम नाइट्रेट एक वाइट कलर का प्योर फॉर्म का, अगर प्योर फॉर्म में होता है तो वाइट कलर का एक एलिमेंट होता है, सब्सटेंस होता है। और अगर क्रिस्टलाइज देखा जाए, इसके क्रिस्टलाइज फॉर्म में देखा जाए तो ये सॉल्युबल होता है, केमिकल जो भी होता है इसका वो सॉल्युबल होता है वाटर में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर इसके बाद देखा जाए तो इसको कहाँ यूज़ होता है, तो इसका यूज़ होता है कमर्शियल एक्सप्लोजिव में। ऐसे में कमर्शियल एक्सप्लोजिव का यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? माइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं, मतलब माइन को गहरा करने के लिए, या फिर किसी बिल्डिंग को ध्वस्त करना है तो उसके लिए इसका यूज़ हो सकता है। आपने देखा होगा बोरवेल, जब बोरवेल का पानी आना बंद हो जाता है तो वहाँ पर विस्फोट किया जाता है नीचे, तो उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ किया जा सकता है। बट वो बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, बहुत ही कम इसका प्रोपोर्शन उसमें यूज़ किया जाता है। अगर हम देखा जाए तो इसका एक और कॉमन इंग्रेडिएंट है, किस चीज़ के लिए? ये एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र के लिए भी कॉमन इंग्रेडिएंट है। और एक्सप्लोसिव कंपोनेंट जिसको कि N4, उसके लिए भी एक मेन कंपोनेंट होता है जिसे बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए इससे रिलेटेड। अगर हम देखे जाएँ तो ये कैसे एक्टिवेट होता है, तो ये खुद से प्योर अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो एक्सप्लोजिव नहीं होता है, लेकिन अगर इसे किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में मिलाया जाए, ऑक्सीडाइज़र के साथ में मिलाया जाए या फिर कोई और फ्यूल के साथ में मिलाया जाए तो ये एक्सप्लोजन जैसा काम करने लग जाता है। अगर इसे देखा जाए तो दो तरीके से इसे इग्नाइट कर सकते हैं, या दो तरीके से इसका हम एक्सप्लोजन जो है वो कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। तो एक तो हो गया डिटोनेशन के थ्रू और दूसरा हो गया
फायर के थ्रू। आप वहाँ पे आग लगाइए और अमोनियम नाइट्रेट को रख दीजिए, तो जिससे वो इग्नाइट होगा और वो ब्लास्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एक बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है वहाँ पे। अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट को कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे 3 लॉस है मेजरली। इन 3 लॉस के बेसिस में ही अमोनियम नाइट्रेट को रेगुलेट किया जाता है। पहला है अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 अंडर द एक्सप्लोजिव एक्ट 1884। ये आपको याद रखना है, आप कहीं भी इसका कोट कर सकते हैं मेंस के आंसर्स में। सेकंड है डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड द रेगुलेशन एक्ट 1951। थर्ड है अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012। तो ये 3 जो रूल्स हैं, इनके बेसिस में, या रूल्स या एक्ट्स हैं, इनके बेसिस में इंडिया में इसको रेगुलेट किया जाता है और लार्ज क्वांटिटीज़ में इसको रखना एक इलीगल माना गया है। चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं। हमारा अगला आर्टिकल रिलेटेड है लेपर्ड पोचिंग से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक तेंदुए का फ़ोटो बना हुआ है। तो अभी जो एक ट्रैफिक, जो कि एक संस्था है और जो कि वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग नेटवर्क है, अक्रॉस द वर्ल्ड इसकी ब्रांचेस हैं, उसने एक कॉमन लेपर्ड पे कुछ फाइंडिंग्स अपनी निकाली है। ऑन द बेसिस ऑफ दोज फाइंडिंग्स कुछ रिपोर्ट्स बनाई गई है, जिसमें बताया गया है कि इलीगल जो यहाँ पे इसकी पोचिंग होती है लेपर्ड की, और उसमें लगभग ऑलमोस्ट 747 लेपर्ड जो हैं उनकी डेथ हुई है 2015 से 2019 के बीच में। इनके दांत हो गए या फिर इनकी खाल हो गई, इन सबको पोच किया जाता है इनको मार के। आइए जानते हैं कि लेपर्ड के और जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है। तो इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस और ये शेड्यूल 1 ऑफ WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में मेंशन्ड है। इसके साथ में ये अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में मेंशन्ड है और ये वल्नरेबल है, इसका स्टेटस IUCN की रेड लिस्ट में। और 9 स्पीसीज़ अभी तक रिकॉग्नाइज की गई है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है अफ्रीका और एशिया में। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। इसमें आपको मेन याद रखना है WPA में क्या उसका स्टेटस है, IUCN में क्या स्टेटस है और साइट्स में उसका क्या स्टेटस है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है और ये यूजुअली अफ्रीका और एशिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर हम ट्रैफिक के बारे में देखें तो ट्रैफिक लीडिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड ये फैला हुआ है और ये इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहा होता है कि कैसे पोचिंग को रोका जाए, इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल जो जीव हैं उनको कैसे बचाया जा सके, तो उन सब पे काम कर रहा होता है। तो उसने जो ये पेपर निकाला था उसका नाम दिया गया स्पॉटेड नाम दिया गया है उसका। और जो मोस्टली जो पोचिंग की हमारे यहाँ घटनाएँ हुई हैं इंडिया में, वो 2 स्टेट से, एक तो महाराष्ट्र और दूसरा उत्तराखंड, ये 2 स्टेट से यहाँ पे घटनाएँ हुई है और उसमें सबसे ज़्यादा केसेस उत्तराखंड में मिले हैं। इसके साथ ही साथ हमने देखा था कि इसकी जो स्किन है उसकी बहुत हाई डिमांड होती है। इसके क्लॉज हो गए, टीथ हो गए और उसके बोन्स हो गए, ये सभी ट्रेड किए जाते हैं। इसी कारण से इसकी इलीगल पोचिंग इंडिया में जगह जगह हो रही है। चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं। हमारा अगला आर्टिकल संबंधित है लोया जिरगा से। आखिर क्या है इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट? तो इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि अफ़गानिस्तान में एक असेंबली हुई है जिसे हम बोलते हैं लोया जिरगा असेंबली, ग्रैंड असेंबली। और वहाँ पे ये डिसाइड करने के लिए असेंबली की गई थी कि जो तालिबान के 400 लड़ाके हैं जिनके ऊपर मर्डर, अबडक्शंस, ऐसे हीनस क्राइम्स के चार्जेस लगे हुए हैं, उनको रिलीज़ करना है या नहीं करना है। तो इसलिए एक ग्रैंड असेंबली की गई थी। तो ये इस न्यूज़ का कंप्लीट कंटेक्स्ट था। चलिए बात करते हैं कि लोया जिरगा है क्या आखिर में। लोया जिरगा एक वहाँ की मास नेशनल गैदरिंग है। कहाँ की? अफ़गानिस्तान की। वहाँ पे ये लोग क्या होते हैं कि डिफरेंट रिलीजियस के, डिफरेंट एथनिक के और ट्राइबल कम्युनिटीज़, ये सारे लोग एक साथ आते हैं और एक कंसेंसस बिल्ड करते हैं, कोई भी एक डिसीजन लेना होता है उसके लिए, ठीक है। तो ये इसका मेनली लोया जिरगा जो है उसका यही काम है और ये सेंचुरीज ओल्ड कंसल्टेटिव बॉडी है और यूजुअली जो भी ये निर्णय लेती है उस निर्णय को इतनी आसानी से मना नहीं किया जाता है और जैसा भी उसका निर्णय होता है यूजुअली उसको मान लिया जाता है। तो हमें याद रखना है कि लोया जिरगा क्या है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ये अफ़गानिस्तान से रिलेटेड एक ग्रैंड असेंबली है। अगर हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ लोया जिरगा ही अफ़गानिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कई उसमें ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि एग्ज़ामिनर का फेवरेट एरिया है। जैसे बीच में पूछा था मज़ार शरीफ कहाँ पे है और वो मैच द फॉलोइंग में उसने पूछ लिया था कहाँ है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये अफ़गानिस्तान में है। तो लेट्स सी ये अफ़गानिस्तान मैप वंस की यहाँ पे कौन कौन से मेन हमारे लिए काम की जगह हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो यहाँ पे
जो छाबार पोर्ट वाला जो इशू हुआ था और ईरान ने भारत को उससे काफ़ी अलग कर दिया था छाबार पोर्ट के डेवलपमेंट से। तो वो जारांग और डेलाराम जो है ये एक हाईवे है जो कि इंडिया ने इसमें काफ़ी कुछ योगदान दिया था और ये हाईवे बना हुआ है अफ़गानिस्तान में। तो भारत ने जो छाबार पोर्ट के थ्रू जो रूट तय किया था उसमें ये भी एक पार्ट था, जारांग डेलाराम रोड। तो ये एक पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हो गया मज़ार शरीफ, जो हमने देखा हुआ है, जो एग्ज़ाम में पूछा भी हुआ है। हेरात प्रोविंस कहाँ से, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ कोई क्वेश्चन है। हेरात प्रोविंस जहाँ पे यूजुअली अगर हम देखा जाए तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट हुआ है सलमा डैम के ऊपर, और वहाँ पे सलमा डैम बनाया है इंडिया ने। ये यहाँ पे सलमा डैम बना है। और साथ में आपका अगर देखा जाए तो एक ट्रांसमिशन लाइन बनाई है पुले खुरमी में, ये जो कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे पुले खुरमी, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन बनाई है 220 किलोवाट की। और यहाँ पे फोर्थ वाला जो ये काबुल है, यहाँ पे इंडिया ने अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट के लिए पैसे दिए हुए थे। ये किया हो गया। और यही एक मेन आपको स्पॉट्स जो है आपने यहाँ पे मार्कआउट कर लिए हैं। इतने अगर अपने को याद रहें तो इतना दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक रिलेटेड है अभिनंदनाथ टैगोर से। आखिर क्या है इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि अभी अभिनंदनाथ टैगोर के बर्थ को 150 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं और अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में इसी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए 150th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज किया गया था, द ग्रैंड मैस्ट्रो अभिनंदनाथ टैगोर, इस नाम से एक वहाँ पे एक टूर वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये कंप्लीट कंटेक्स्ट था इस न्यूज़ का। आगे चलते हैं कि हम देखते हैं कि अभिनंदनाथ टैगोर के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है। पहली चीज़ तो है ये नेफ्यू थे, भतीजे थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, और यही एक पहले जो मेजर सपोर्टर थे स्वदेशी वैल्यू जो इम्बाइब होनी चाहिए इंडियन आर्ट में, उस चीज़ के सपोर्टर थे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये अभिनंदनाथ टैगोर हैं। और अभिनंदनाथ टैगोर ने ही बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की नींव रखी थी और इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। और ये इनकी जो भी वर्क होते थे वो यूजुअली हिंदू फिलोसॉफी के इर्द गिर्द ही घूम रहे होते थे, और इन्होंने हमेशा वेस्टर्न आइडियाज़ का अपोज किया था और ये चाहते थे कि जो इंडियन कल्चर है, इंडियन फिलोसॉफी है, इंडियन आर्ट है, वो सब कुछ फ्लोरिश हो और वो जैसा है वैसा का वैसा बना भी रहे। अगर हम इनके लिटरेचर वाले जो वर्क हैं उसमें देखें तो अभिनंदनाथ ने प्रोफिशिएंट थे और एकम्प्लिश राइटर भी थे। इनके बहुत सारे वर्क हैं जैसे कि बुदू अंगला और खिरेर पुतुल और राज कहिनी, ये सब इनके मेन जो लिटरेचर वाले जो वर्क हैं वो हैं। और साथ में विलियम रॉथिंस्टिंग ने हेल्प किया था रविन्द्रनाथ टैगोर का ताकि वो गीतांजलि को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएँ। और अरेबियन नाइट सीरीज़ इनका एक मेन नोटेबल वर्क है, अरेबियन नाइट सीरीज़। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल संबंधित है गैलापागोस आर्किपेलागो से। गैलापागोस आर्किपेलागो, आखिर इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट क्या है? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि ये जो गैलापागोस आर्किपेलागो है यहाँ पे अभी रिसेंटली जो कि स्थित है पैसिफिक ओशन में ये स्थित है। तो यहाँ पे अभी चाइनीज़ शिप्स को देखा गया है। इस कारण से ये काफ़ी चर्चा में आ गया था कि चाइनीज़ शिप्स वहाँ पे आखिर क्या कर रही थी। तो हमें इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये मैप पे कहाँ स्टैंड करता है। और हम इसके बारे में अगर कुछ खास बातें देखें तो यहाँ पे जैंट टॉर्टॉइस मिलता है जो कि काफ़ी बड़ी होती है, इनकी साइज़ ऑलमोस्ट एक ह्यूमन बीइंग के से भी बड़ा होता है, वो तो एक आदमी से भी बड़ा होता है। और इसी कारण से ये जो कछुए मिलते हैं उन्हें गैलापागोस कहा जाता है और इसी कारण से इसका नाम, इस आइलैंड का नाम गैलापागोस आइलैंड पड़ा हुआ है। गैलापागोस आइलैंड जो है उसकी ऑलमोस्ट जो एरिया है वो 60,000 स्क्वायर किलोमीटर है और ये इक्वाडोर के नज़दीक है और ये इक्वाडोर का ही पार्ट भी है। लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द साउथ अमेरिकन कंटिनेंट। तो आइए देखते हैं कि वर्ल्ड मैप में ये कहाँ स्टैंड करता है। ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये गैलापागोस आइलैंड है और ये जो है ये जो पोर्शन है ये इक्वाडोर है। अगर ऊपर देखा जाए तो ये कोलंबिया है, ये देखा जाए तो ये पेरू है, ये देखा जाए तो ये ब्राज़ील है। तो आपको साउथ अमेरिका की बाकी जो कंट्रीज़ है उन सब के बारे में ही पता होना चाहिए। फ़िलहाल तो आप यहाँ याद रखिए कि जो गैलापागोस आइलैंड है वो ऑलमोस्ट इक्वेटर के पास है। ये देखिए इक्वेटर के पास है और इक्वेटर यहाँ 0 डिग्री और ये इक्वाडोर का पार्ट है। ये इक्वाडोर ये वाला पोर्शन है और ये जो है ये ऊपर वाला इक्वाडोर से कौन कौन सी 2 कंट्रीज टच हो रही है, एक है आपकी
कोलंबिया और दूसरी है पेरू। ये दोनों कंट्रीज़ यहाँ टच हो रही हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे इक्वाडोर है, इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है गैलापागोस आइलैंड के बारे में। तो ये है पैसिफिक ओशन में पार्ट है इक्वाडोर का, और इक्वाडोर ने कितनी को कंट्रीज़ को टच किया हुआ है, कोलंबिया और पेरू। चलिए, थैंक्स दोस्तों, आज के लिए हमारे पास इतने ही टॉपिक थे। थैंक्स फॉर द डिस्कशन। अगर आपको हमारे द्वारा शेयर की जाने वाली न्यूज़ और MCQs अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर द डिस्कशन।